अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर हेयर। आज हम स्टैटिस्टिकल थ्योरी 2 बाय स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है फॉर सिंगल मीन, वो उसको किस तरह हम असेस करते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक नेम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर सिंगल मीन। जब आपके पास डाटा का ओवरऑल एक मीन आ रहा हो तो उसको कैलकुलेट कैसे करना है, उसका हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करना है, तो वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो आपका आज का लेक्चर नंबर 9 है। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जनरल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें हमने 6 स्टेप देखे थे उसके, कि आप जब हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो तो उसके कौन कौन से 6 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में पढ़ा। स्टैटिस्टिशियन फॉलो ए फॉर्मल प्रोसेस टू डिटरमिन वेदर टू रिजेक्ट ए नल हाइपोथेसिस based on sample data. This process called hypothesis testing. अब जो स्टैटिशियंस हैं वो क्या करते हैं कि कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखते हैं जिसके बिहाफ पे वो नल हाइपोथेसिस को, सैंपल डाटा के नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकें। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कि आया कि हमने अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है या सिलेक्ट करना है, तो वो किस बिहाफ पे करना है वो हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग बताता है। तो अपना हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिहाज से देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि आप एक हाइपोथेसिस देते हो, ठीक है। हाइपोथेसिस देने के बाद आप उसका नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो। नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बाद आप उसका सिग्निफिकेंस लेवल देखते हो, क्रिटिकल रीजन देखते हो, फिर एंड में कंक्लूजन निकालते हो। तो ये इसके स्टेप्स थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। तो अभी इसमें सेम टू सेम स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। आपने सबसे पहले हाइपोथेसिस को स्टेट करना है। आपने एक रफ स्टेटमेंट हाइपोथेसिस का देना है। State hypothesis. This involves stating the null and alternative hypothesis. इसमें क्या होता है कि आप null और alternative hypothesis को स्टेट करते हो, उसको बताते हो कि उसकी क्या वैल्यूज हैं और क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है। The hypotheses are stated in such a way that they are mutually exclusive. अच्छा, अब आप हाइपोथेसिस को इस तरह स्टेट करोगे, इस तरह जनरेट करोगे कि वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है। हर एक की अपनी प्रॉपर्टी हो। दैट इज इफ वन इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स। इस तरह ये दोनों एक्सक्लूसिव हों कि अगर आप एक को एक्सेप्ट कर रहे हो तो दूसरे को रिजेक्ट कर सको इजीली विदाउट एनी डाउट। अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स हो। तो आपने क्या करना है, हाइपोथेसिस को स्टेट करना है। आपकी जो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है वो दो तरह की हो सकती है। एक नल हाइपोथेसिस होगा, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के 180 डिग्री डिफरेंट होता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बेसिकली वो स्टेटमेंट होती है जो आप एक्चुअली रिसर्च कंडक्ट जिसके ऊपर करना चाह रहे हो। दूसरी बात कि ये एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। और तीसरी बात ये कि इनका एक जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होनी चाहिए और एक रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। अब आप जब हाइपोथेसिस स्टेट करते हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हाइपोथेसिस स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि आप अपने नल हाइपोथेसिस को किस तरह स्टेट करोगे। तो नल हाइपोथेसिस को देखते हुए आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस तरह जनरेट करोगे। तो सबसे पहले फर्ज करें, अगर नल हाइपोथेसिस में आप कह रहे हैं कि जो आपका मीन है, सैंपल मीन है, वो इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है। अगर आपके इज इक्वल टू साइन आए तो आपके अल्टरनेटिव हाई में नॉट इक्वल टू आएगा, ठीक है। और इसके अंदर टेल्स कितनी बनेगी, ये जो किसका क्रिटिकल रीजन बनेगा वो 2 टेल्ड होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हो या इक्वल नहीं है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आंसर आएगा। अच्छा, और अगर आपका नल हाइपोथेसिस ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेसर देन आएगा और इसकी टेल्स 1 होंगी। तो अगर ग्रेटर है तो ये 1 जो टेल है वो कौन सी होगी,
राइट साइड पे, ठीक है। और अगर हम लेसर देन म्यू नोट करें तो इसका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो ग्रेटर देन म्यू नोट होगा, और ये भी क्या होगा, ये वन टेल्ड होगा, और किस साइड पे होगा, लेसर देन है तो ये नेगेटिव आपका क्रिटिकल रीजन में जाएगा, ठीक है। बेसिकली इधर देखने वाली बात क्या है कि आपने स्टेटमेंट हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट देनी है, स्टेटमेंट नल और अल्टरनेटिव की फॉर्म में होगी। नल और अल्टरनेटिव को आपने डिस्क्राइब कैसे करना है विजुअल फॉर्म में, एक इसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं और नॉट इक्विवेलेंट, और इसकी एमसीक्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसकी कितनी डिटेल्स बनेंगी, 2 ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू नल हाइपोथेसिस, लेसर देन इक्वल टू नल हाइपोथेसिस, उसका अल्टरनेटिव क्या होगा, या लेसर होगा या ग्रेटर होगा, और वो कितनी टेल्स होंगी, उसकी 1 टेल। सेकंड स्टेप है कि हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करना होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फा एरर भी बोलते हैं। तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये हम या 0.01 या 0.05 और कोई भी आपको जो डाटा में वैल्यू दी होगी उसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्री डिफाइंड होता है ये, ठीक है। उसके बाद अगर आपका मीन नोन हो, ठीक है, आपका सिंगल मीन के लिए हम क्या करते हैं, जी टेस्ट और टी टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। जी टेस्ट जब आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको मालूम हो तो आप क्या करते हैं, जी टेस्ट अप्लाई करते हैं। जी टेस्ट का क्या मतलब है, जी टेस्ट इज इक्वल टू आपका सैंपल का मीन माइनस आपके पॉपुलेशन का मीन डिवाइडेड बाय जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, और हम स्क्वायर रूट लेंगे उसका सैंपल साइज का, ठीक है। अब अगर आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो अननोन हो और जो सैंपल साइज है वो ग्रेटर देन 30 हो, तो आपके जी का फॉर्मूला चेंज हो जाता है और आप उसमें जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है उसकी बजाय आप स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड कर देते हो, सिंपल इज दैट, ठीक है। उसके बाद टी टेस्ट आपका आता है, तब अप्लाई टी टेस्ट होता है जब आपका जो सैंपल साइज है वो 30 से लेसर हो, ठीक है, और आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो मालूम ना हो, तो उसमें भी आप सेम टू सेम वही फार्मूला पुट करते हो, पर ये क्या कहलाता है, ये टी फार्मूला कहलाता है। तो पहला स्टेप था हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट, नल और अल्टरनेटिव। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड स्टेप है आपने टेस्ट अप्लाई करना है। अगर आपका सैंपल साइज 30 से ज़्यादा हो या 30 से कम हो तो आपने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, 30 से कम हो तो टी टेस्ट, 30 से ज़्यादा या इक्वल हो उसके तो हम जी टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन को लास्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से इसके ऊपर एक लेक्चर भी पढ़ा है। तो दिस सेट ऑफ वैल्यूज आउटसाइड द रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड रीजन ऑफ रिजेक्शन। अगर आपका जो ऐसी वैल्यूज जो एक्सेप्टेंस रीजन के बाहर आए तो उसको क्या बोलते हैं, रिजेक्शन रीजन। इफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉल विद इन द रीजन ऑफ रिजेक्शन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो अगर आपके जो स्टैटिस्टिक्स टेस्ट के जो आंसर आए वो आपके रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगा तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं करेगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। In such cases, we say that hypothesis has been rejected at alpha level of significance. ठीक है, तो हम अब जब हमारी जो अल्फा एरर है उसके ऊपर अगर हमारा हाइपोथेसिस आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। द फॉलोइंग स्टेप आर टू फाइंड द क्रिटिकल रीजन। तो इस तरह हम कुछ आगे स्टेप्स में वो बताती हूँ, उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि अपना जो क्रिटिकल रीजन है, ये जो रिजेक्शन रीजन है उसको डिफाइन कर देते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो क्रिटिकल रीजन है वो बेसिकली क्या होता है, रीजन ऑफ रिजेक्शन। अगर इस वैल्यू इसके अंदर आपकी वैल्यू आएंगी तो आप क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे। तो अगर आपकी जो
जी टेस्ट के लिए जब आप देखो तो आप क्रिटिकल रीजन को किस तरह करोगे, हम क्या करेंगे कि अगर आपकी जी वैल्यू ग्रेटर देन आ जाए जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बाय 2 से, तो हम क्या करेंगे उसको या पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी। ये कब होगा, जब हमारा, मैंने कहा था ना, जो आपका अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट आए तो हमारी जो रिजेक्शन रीजन है, जो क्रिटिकल रीजन है, वो टू टेल्ड होता है। तो टू टेल्ड से क्या मुराद हुआ कि यहाँ हम ग्रेटर करेंगे या हम लेसर करेंगे जी की वैल्यू को। फिर इसी तरह अगर मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर होगा तो मेरा जो रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन है वो भी ग्रेटर देन जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसके आएगा। अगर मेरा लेसर होगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये शो करेगा कि जो वैल्यू है मीन की, सैंपल मीन की, वो लेसर देन है म्यू नोट के, तो मेरा जो रिजेक्शन रीजन होगा वो भी लेसर में आएगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव में आएगा। ये बात मैंने आपको पहले समझा दी कि अगर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लेते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जो वैल्यूज हैं उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, अपना रिजेक्शन रीजन डिफाइन कर देंगे या जो क्रिटिकल रीजन है उसको डिफाइन कर देंगे। टू टेल्ड वो किस सूरत में होगा, जब इक्विवेलेंट आएंगे साइन, और वन टेल कब होगा, जब ग्रेटर देन और लेसर देन होगा। ठीक है, तो अगर ग्रेटर हुआ तो पॉजिटिव में रिजेक्शन रीजन होगा, लेसर हुआ तो नेगेटिव में रिजेक्शन रीजन होगा। और इसी तरह अगर टी टेस्ट की बात करें तो टी टेस्ट में हम क्या करते हैं कि तो हमारा ये जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस तरह के अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इक्विवेलेंट के साइन के साथ है, इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट के, तो तब हमारा क्या आएगा, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। पर टी की जो वैल्यू है वो अल्फा बाय 2 n-1 हो सकती है। ठीक है, इसी तरह ये इधर। फिर उसके बाद n-1 ये तब की बात है जब आपका सैंपल साइज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अल्टरनेटिव की बात करें, अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन है तो ऑब्वियसली टी टेस्ट क्या आ जाएगा, ग्रेटर आएगा, पॉजिटिव में आएगा हमारा रिजेक्शन रीजन। और अगर H1 जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो लेसर अमाउंट शो कर रहा होगा तो आपका जो रिजेक्शन रीजन है वो भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। आपके जो टेस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, तो आपकी जो स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज आई हैं, जो आपने टी टेस्ट अप्लाई किया उसके बाद जो वैल्यू आई हैं उसको हम देखते हैं। देखने के बाद हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉल इन एरिया ऑफ रिजेक्शन, अगर आपकी जो टेस्ट की वैल्यूज हैं वो रिजेक्शन रीजन में फॉल करें, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, अदरवाइज एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने स्टेप पढ़े, 6 स्टेप पढ़े। सबसे पहले हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखना है। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बाद हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिफाइन करना है। उसके बाद हमने टेस्ट अप्लाई करने हैं। टेस्ट इसके जी हो सकता है, टी हो सकता है। क्रिटिकल रीजन डिफाइन करना है, उसके साथ ही हमने कंप्यूट करने हैं अपने रिजल्ट्स को। और 6 आपका स्टेप है, कंक्लूजन आपने निकालना है उसमें से। अच्छा, फिर उसके बाद एक इन्होंने एग्जांपल दी है कि फर्ज करो एक अमेरिकन थिएटर है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जो हिट मूवी है ना वो हर शहर में, अमेरिका के हर शहर में 84 डेज तक चलती रहती है सिनेमास में। ठीक है, और अगर इसका वो कहते हैं कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो 10 डेज से ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर उन्होंने इसी की बात की है कि फ़र्ज़ करें कि हम अपना जो अमेरिका की बजाय साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हम अपनी यही मूवी रन करें, तो देखना चाहते हैं कि कितने दिन ये थिएटर में मूवी चलेगी। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने 75 थिएटर को सिलेक्ट किया, और जब उन्होंने अपनी मूवी वहाँ चलाई तो वो कितनी डेज चली, 84 की बजाय 81.5। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने कहा कि फर्ज करो जो सिग्निफिकेंस लेवल था 1% था, तो कितना अप्रोप्रिएट हमने अपना ये एस्टिमेट लगाया था। स्टेट अप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस फॉर testing whether there are significant difference in the length of picture run between theater in southeastern district and all American other theater at a 1% significance level।
वो कहते हैं अब हम कंपेयर करना चाहते हैं कि अमेरिका में और जो साउथ ईस्टर्न कंट्री डिस्ट्रिक्ट थे उसमें कितना डिफरेंस आया। तो सिंपल हमारा सैम्पल साइज क्या था 75, क्योंकि हमने 75 थिएटर सेलेक्ट किए थे। सिग्मा लेवल उन्होंने पहले बता दिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 10 डेज। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो मीन की वैल्यू आई वो 81.5 थी, ये देखें 81. ये सारी वैल्यूज उन्होंने दी हैं। अल्फा लेवल उन्होंने पहले डिफाइन कर दिया 0.01 है, और जो इनका पॉपुलेशन का मीन है वो कितना है 84। तो हमने क्या करना है, हाइपोथेसिस स्टेट करना है। हाइपोथेसिस में जो नल होगा वो क्या कहेगा, इक्विवेलेंट है 84 के, और अल्टरनेटिव क्या होगा कि जो हमारा मीन है वो पॉपुलेशन मीन है वो कितना है, नॉट इक्विवेलेंट टू 84। उसके बाद हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेकंड स्टेप में डिफाइन किया, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया। कौन सा हम जी टेस्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास अमाउंट कितनी है 75, ठीक है। हम जी टेस्ट अप्लाई करेंगे, और इसके साथ हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर 30 से कम होती तो हमारा टी टेस्ट अप्लाई होता। अब हम जी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो जो इसका फार्मूला है वो क्या है, सैंपल का मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सैंपल साइज, ठीक है। तो हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, और उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप था, हमने क्रिटिकल रीजन डिफाइन करना है। जब बात आती है नॉट इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट टू की, तो हमारा जो क्रिटिकल रीजन होता है वो 2 टेल्ड होता है, ठीक है। और अगर ये जो टेल्ड है ये किस पे डिपेंड करता है, आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। ये बात हमने एक लेक्चर में की थी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर 0.1 होगा तो वो कितने के इक्विवेलेंट होगा 2.5 के, ठीक है। तो हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन कर दिया। कैसे डिफाइन किया कि जो कैलकुलेटेड जी वैल्यू है और जो एस्टिमेटेड जी वैल्यू है उन दोनों को हमने लगाया, एक रिजेक्शन माइनस में आएगी एक प्लस में आएगी, और उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 के साथ, ठीक है। 2 के साथ डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या आंसर आया, ये देखो अल्फा क्या था 0.1 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आया। उसकी हमने जब जी की वैल्यू अप्लाई की तो क्या आया इसका आंसर 2.58, एक ये माइनस में होगा एक प्लस में होगा 2.58, ठीक है। अच्छा, अब हमने जी वैल्यू पुट की, इसके अंदर कंप्यूट की वैल्यूज को, जो जो इसकी रिक्वायरमेंट थी। एक्स की जो मीन वैल्यू थी वो 81.5 थी, जो सैंपल की पॉपुलेशन की मीन वैल्यू थी 84 थी। उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था वो 10। उसके बाद जो सैंपल मीन था 70, जो सैंपल साइज था 75, उसका हमने वैल्यू पुट की तो 2.17 आया। 2.17 क्या है, रिजेक्शन रीजन में फॉल नहीं करता। तो इसका क्या मतलब हुआ, द वैल्यूज जी कैलकुलेटेड लाई इन द एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस, देयरफॉर वी एक्सेप्ट आवर नल हाइपोथेसिस। तो इस एरिया में वो फॉल कर रहा है तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। द लेंथ ऑफ run in the south east is not significantly different from the length of run in other regions। तो हमारा कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ, हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया, जिसका क्या मतलब था कि जो आपकी वैल्यूज हैं, जो पॉपुलेशन मीन है वो 84 है। तो हम क्या कहेंगे कि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं वो दूसरे रीजन से मुख्तलिफ नहीं है। फिर इधर एक और एग्जांपल है जिसमें उन्होंने एक प्रेस क्लब है वो कहता है कि हमारी जो एवरेज लाइफ ऑफ इट्स लार्जेस्ट वेब प्रेस इज 14,500 आवर्स। तो वो ये कहता है कि मेरा जो काम करने का ड्यूरेशन है 14,500 आवर है, और उनको ये भी पता है कि उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 2100 आवर्स है। तो उन्होंने 25 प्रेसेस की एक वैल्यूज ली, सैंपल साइज समझे 25 प्रेसेस हैं, ठीक है। कंपनी फाइंड्स द सैंपल मीन, उसका जो मीन वैल्यू निकली वो 13,000 निकली, ठीक है। और उन्होंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन किया 0.01। फिर उन्होंने कहा है कि क्या मेरे जो हाइपोथेसिस है 14,500 काम आवर्स काम करने का वो ठीक है कि नहीं।
तो हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को सेट करेंगे, जिसमें हम कहेंगे कि जो वैल्यू है या इक्विवेलेंट है या कम है उसके, ठीक है, क्योंकि कम आई है ना इधर 13,000। अच्छा, ये हमारा हाइपोथेसिस आ गया, ये सारी वैल्यूज उसकी गिवन है आपके डाटा के अंदर। उसके साथ हम क्या करेंगे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करेंगे। ये आ गया, टेस्ट जी टेस्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये देखो जो सैंपल साइज है n इज इक्वल टू 25, हम इसके अंदर जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। जी टेस्ट अप्लाई करने के बाद हमने क्रिटिकल रीजन डिफाइन किया, क्योंकि ये लेस देन है तो जो हमारी वैल्यूज रिजेक्शन रीजन होगा, क्रिटिकल रीजन वो 1 टेल्ड होगा और माइनस में होगा, ठीक है। इसको हम इसी तरह पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो 2.33 आई, और उसके बाद हमने इसकी वैल्यूज को कंप्यूट किया। कंप्यूट करने के इस इधर फॉर्मूला में पुट किया तो ये आंसर आया। ये आंसर क्या है, ये 3.5 है, -3.5, जो कि आपके जो रिजेक्शन रीजन में है उसमें फॉल कर रहा है। वी शुड रिजेक्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो नल हाइपोथेसिस, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, द एवरेज लाइफ इज सिग्निफिकेंटली लेस देन हाइपोथेसिस वैल्यू। तो हमने कौन सा, इसको रिजेक्ट कर दिया और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 14,500 से कम है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने, अगर हमारा मी की वैल्यू सिंगल हो तो उसके लिहाज से हमने अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मेथड देखा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि उसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हाइपोथेसिस स्टेट करना है, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद हमने क्रिटिकल रीजन डिफाइन करना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डिफाइन करना है, साथ ही वैल्यूज को कंप्यूट कर देना है, और एंड पे हमने कंक्लूजन निकाल लेना है कि आया कि हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।